लेकिन मैं क्या थी वो दिलजीत दोसांझ। आ गए सभी? यस ऐसे सर। तो हमारा टाइम ऐसे ही निकल जाएगा सारा का सारा। इसमें 40 मिनट्स या 45 मिनट्स का टाइम ही मिलता है। नहीं चलो, जो कल क्लास आप लोगों ने लगाई थी, जो प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट हमने किया था, वो समझ आ गया? बोलने की बजाय कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो, चैट बॉक्स का इस्तेमाल किया करो। आवाज नहीं आ रही मेरी क्लियर? सर आ रही है, आवाज क्लियर आ रही है। लेकिन एक मैसेज है सर, आवाज नहीं आ रही। उन्होंने अपना ही माइक वहां ऑन ऑफ कर रखा होगा, वो चेक कर लो एक बार। शुरू करें? जी सर। रिकॉर्ड हो गई मोस्ट ऑफ होगी नहीं, डिस्कनेक्ट हो जाए, लीव हो जाए रिकॉर्ड ना। अरे रिकॉर्डिंग चालू बंद कर देंगे वो होती है। तो कल जो टॉपिक हुआ था वो क्लियर हुआ? कुछ कंप्लीट ना सही, कुछ ना कुछ क्लियर हुआ? क्योंकि सारे के सारे टॉपिक जो रहेंगे आने वाले यूनिट्स में, वो एक दूसरे से इंटर रिलेट करेंगे, अलग नहीं है वो। अगर पहले वाला समझ में कम आया तो सेकंड वाले को इफेक्ट करेगा, पहले वाला अच्छे से समझ आए तो सेकंड वाला भी अच्छे से आप ग्रैब कर पाओगे। तो क्लियर होना बहुत जरूरी है वो, साथ के साथ जो डाउट्स है साथ के साथ क्लियर कर लीजिएगा। ठीक करोगे कोई सी फायर मारे आप स्पेस। आप हमको सिलेबस है वो तो बता दो, क्या क्या है कंप्लीटली। सिलेबस का नहीं पता अभी तक? नो सर। सिलेबस आप लोगों के जो एक वो गूगल क्लासरूम बना रखा है उसमें डाल तो रखा है मैडम ने? चेक किया है? वो कौन मैम ने जो आप लोगों का क्लासरूम बना रखा है उसमें आप लोग भी ऐड हो साथ में, जहाँ पे आप लोगों को असाइनमेंट वगैरह लोड कर रखे हैं, तो वहाँ पे सिलेबस है ना? यस सर, है सर। अगर नहीं मिलता है तो मैं आज आप लोगों के ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है? मेरे पास पिक पड़ी है उसकी। ओके। हाँ, क्योंकि सारा सिलेबस इंटर रिलेटेड है। आप चेक करोगे ना, सारी की सारी जो स्टेजेस का हम कल जिक्र कर रहे थे, तो सभी जो अपनी यूनिट है उनमें वही स्टेज हम डिटेल में पढ़ेंगे। और स्टेज से पहले डेवलपमेंट को ही स्टेज में डिवाइड किया गया है, तो उससे पहले हमें डेवलपमेंट का ही पता होना चाहिए था कि प्रिंसिपल्स क्या है उसके, कौन से ऐसे नियम हैं जिनको समझने से हमें डेवलपमेंट समझ में आ जाएगी। अभी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, थोड़े से टाइम के लिए एक बार ये बता दीजिए कि स्लाइड नजर आ रही है? नो सर। नहीं आ रही अभी? अभी आई? यस सर। आ गई सर। आई नहीं है? पढ़ा रहा है यार। आ गई सर। आ गई? यस सर। ओके। तो कल हमने जो किया था, प्रिंसिपल किया था। जनरल से नियम होते हैं, किसी के बारे में कुछ भी समझने के लिए उन नियम्स के बारे में, उन लोगों के बारे में हमें पता होना चाहिए। वो डेवलपमेंट के भी थे, जैसे कि हम कल बात कर रहे थे कि किसी व्यक्ति को समझना है तो उसके भी अपने जीने के सिद्धांत होते हैं। अगर वो समझ में आ जाए तो हम उस व्यक्ति को इजिली समझ लेते हैं। वही डेवलपमेंट की बात थी। डेवलपमेंट के दौरान कुछ जनरल से लॉ रहते हैं जो टोटली समझने और समझाने में हेल्प करते हैं हमें। सर। हाँ जी, मुस्कान बोलिए। कुछ बच्चे एडमिट करने के लिए बोल रहे हैं सर, एडमिट कर लो। अच्छा, ऐसे तो हम एडमिट करने में ही लगे रहेंगे, फंस गए हैं सर तो मैसेज कर रहे हैं। मैसेज कर रहे हैं, देखो हो गए होंगे एडमिट। सर आज न्यू है ना सर जूम पे, तो इसलिए उनको थोड़ी दिक्कत आ रही है। हाँ, दिक्कत हो रही है, लेकिन हमने टाइम भी दे दिया था ना उनको एक्स्ट्रा। नहीं सर वो बात नहीं है सर, टाइम तो उन्होंने डाउनलोड किया था, लेकिन अभी जो ज्वाइनिंग करने में उनको दिक्कत आ रही है। कभी अच्छा, पासवर्ड दिक्कत मांग आ रहे हैं, रही है। कभी हाँ, कभी उनका जो लिंक है ना गूगल में ओपन हो रहा है।
अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, इस प्रकार की दिक्कत आ रही है देखो सर। अभी हो गया है। एक का मैसेज मेरे पास भी आया था सर अभी अभी, तो अभी मैंने तो उनको मेरे पास बताया किसी की कैसे करें। रिक्वेस्ट नहीं आ रखी, मैंने वही खोल रखा है। अभी आई है एक गैलेक्सी J7 प्राइम। हाँ सर, ये C2 के नाम से होगा सर, C2। अभी तो मेरे पास एक ही रिक्वेस्ट थी, वो मैंने एक्सेप्ट कर ली। चलो शुरू करें, आती रहेगी, मैं देखता रहूंगा बीच में। किसी के पास मैसेज या कॉल आए तो बता देना मुझे, बीच में टोक देना। ओके सर। ओके, तो आज हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स जो ह्यूमन डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं, अफेक्ट करते हैं। वो बायोलॉजिकल भी रहेंगे, क्योंकि जेनेटिकली जो हमें मिलता है हमारे पेरेंट्स से, हमारे बड़ों से, वो हमारे अंदर आता है, या उसके दौरान बहुत सारी अबनॉर्मेलिटी डेवलप हो जाती है उस प्रोसेस के दौरान, जिसकी वजह से हमारी डेवलपमेंट अफेक्ट करती है, प्रभावित होती है। सोशल फैक्टर की बात करेंगे, क्योंकि बायोलॉजिकल तो कहीं ना कहीं इंटरनल पार्ट्स की बात कर रहे हैं हम, और सोशल और कल्चरल में हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बात करेंगे। वो भी हमें प्रभावित करता है, क्योंकि हमने तो पढ़ा था, जो नियम थे, प्रिंसिपल थे, उसमें बोला था कि जो बाई प्रोडक्ट रहता है डेवलपमेंट, वो हेरिडिटी प्लस एनवायरनमेंट दोनों का मिला जुला रहता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस कर रहे हैं बायोलॉजिकल फैक्टर्स। देखिए, बायोलॉजिकल फैक्टर्स को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हेरिडिटी क्या होता है, आनुवंशिकता जिसको हिंदी में बोलते हैं। एक आध का माइक ओपन है, उसको बंद कर लीजिए थोड़ी सी देर के लिए, बीच में शोर आ रहा है। हेरिडिटी बेसिकली इज ए प्रोसेस बाय विच फिजिकल और मेंटल क्वालिटीज पास फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड। हमारी जो फिजिकल और कुछ मेंटल क्वालिटीज है वो पास होती है, ये वो प्रोसेस है जिससे हमें समझने में हमें हेल्प मिलती है। उस प्रोसेस को समझेंगे, उससे पहले जो जेनेटिक्स होता है, ये वो साइंस होता है जिसके द्वारा हम ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमें आती है पेरेंट्स से या हमारे फोर गिवर से, उसको स्टडी करने में हेल्प जो करता है वो जेनेटिक्स या जेनेटिक्स साइंस उसको बोला जाता है। तो समझते हैं, ये जो मैं डायग्राम आप लोगों के लिए डाल रखा है, इसका मतलब क्या है। जाइगोट मेनली सबसे मेन प्रोसेस में पहला पार्ट है, उसके बाद न्यूक्लियस का जिक्र होगा, उसके बाद क्रोमोसोम्स का, उसके बाद जीन्स का। जो ये टोटल प्रोसेस है, उससे ही हेरिडिटी का जो ट्रांसफर है वो होता है। जाइगोट क्या होता है, जाइगोट बेसिकली जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है मेल और फीमेल में, उस दौरान जो स्पर्म होता है और एग्स होते हैं, वो आपस में रिलेट करते हैं, इंटरेक्शन होता है, फर्टिलाइज हो जाते हैं। फर्टिलाइज हो जाने के बाद वो एक टीनी सेल बनती है, उसको जाइगोट बोलते हैं। जाइगोट में एक होता है न्यूक्लियस, केंद्र बोला जाता है उसको, उसके अंदर क्रोमोजोम्स होते हैं। क्रोमोजोम्स के अंदर फिर जीन्स आगे मिलते हैं, एक क्रोमोजोम्स में कम से कम 1000 जीन्स पाए जाते हैं। ये इसका एक प्रोसेस है समझने में, आगे इनको थोड़ा सा डिटेल में करते हैं। तो जाइगोट बेसिकली जैसा कि हमने बात किया, एक टीनी सेल, इसका जो रहता है मदर ओम फर्टिलाइज बाय फादर स्पर्म। इसमें डेवलपमेंट कैसे प्रभावित होती है, अभी आपको ये समझने की जरूरत है। सिंगल और ट्विंस के बारे में आपने सुना होगा, कई बार जुड़वा बच्चे हो जाते हैं। एक कपिल, अपना ऑडियो बंद करना, या जिसका भी ऑडियो ओपन है उसको म्यूट कर लीजिए कुछ सेकंड के लिए। तो जब शाबाश, एक बार बंद कर लीजिए अपना ऑडियो। तो ट्विंस कैसे होते हैं, ट्विंस हो गए तो डेवलपमेंट पे असर आएगा, क्वालिटीज जो शेयरिंग की जाती है अपने फोर फादर से, उन पे असर मिलेगा, वो भी शेयरिंग में कम ज्यादा होंगे। जब एक एग होता है और एक ही स्पर्म्स के द्वारा वो फर्टिलाइज किया जाता है, तो उससे तो सिंगल चाइल्ड होगा डेफिनेटली। लेकिन कई दफा ऐसा होता है कि एग्स जो गर्भ में होते हैं फीमेल के, वो एक ही जगह दो डेवलप हो जाते हैं, और दोनों के साथ अलग अलग जो स्पर्म है अपना फर्टिलाइज हो जाता है, और दोनों ही एग वो अलग अलग जगह अपना फर्टिलाइजेशन के बाद डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। दो बच्चे अलग अलग वहां पे उनका विकास होना शुरू हो जाता है।
सेकंड वाला एक होता है, इसमें कई दफा ऐसा भी होता है एक ही एग होता है, लेकिन वो जैसे ही टकराव होता है स्पर्म के साथ वो 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। जैसे ही एग 2 भागों में डिवाइड होगा वो अलग अलग जगह अपना उसका पालन पोषण होना शुरू हो जाता है, उससे भी जुड़वा बच्चे होने की संभावना टोटली हो जाती है। तो जो एक ही एग से जो टूट के ब्रेक हुआ है, 2 अलग अलग जगह पलना शुरू हुआ है, उससे जो बच्चा पैदा होता है उसको बोलते हैं आइडेंटिकल, समयमज भी बोलते हैं उसको हिंदी में। आइडेंटिकल ट्विंस मतलब क्या होता है कि वो एक ही एग से बने हुए हैं, एक ही एग के टूटने से वो फर्टिलाइज हुए हैं, तो उनके संभावना ज्यादा रहेगी कि उनकी दोनों की क्वालिटीज विशेषताएं एक दूसरे के साथ, वो फिजिकल हो मेंटली हो, वो ज्यादा मैच होगी। दूसरे वाला जो डबल एग कई बार गर्भ में डेवलप हो जाते हैं, वहां जो डबल एग उनका फर्टिलाइजेशन होगा, वहां से जो चाइल्ड बच्चे जो ट्विंस होंगे उनको फ्रेटर्नल बोला जाता है, बंधुज। लेकिन उनमें अलग अलग एग्स होने के कारण, क्योंकि 2 एग अलग अलग थे, अलग अलग ही वो फर्टिलाइज हुए हैं, तो उनकी क्वालिटीज कम हो जाती है। अगर वो 90% एक दूसरे के साथ मैच हो रहे हैं, जो पहले वाले आइडेंटिकल जो ब्रेक होने के बाद एग्स के डेवलप हुए हैं, इसमें ये हो जाता है कि 60% एक दूसरे के साथ मैच करेंगे। क्लियर हुआ? राजबाला एंट्री के एडमिट कर दिया उनको। तो इस वजह से उनकी डेवलपमेंट आने वाले टाइम में प्रभावित होगी। उनकी विशेषताएं कितने एक दूसरे के साथ मैच करेगी नहीं करेंगी वो इसके ऊपर डिपेंड करेगा। क्रोमोसोम्स जो न्यूक्लियस में होते हैं, केंद्र में होते हैं जाइगोट के, क्रोमोसोम्स की संख्या जो होती है पेड़ में 23 होते हैं, टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं जब बच्चे का एट द कंसेप्शन गर्भावस्था में होता है, जब उसका जन्म प्रारंभ होता है। उसमें मेल की ओर से 23 और फीमेल की ओर से भी 23। जो लास्ट 23rd लास्ट वाला जो क्रोमोसोम्स होता है, जो पेयर होता है, वो दोनों ही ओर से सेक्स क्रोमोसोम्स को बोला जाता है। बाकी ऑटोसोम होते हैं सारे सेम होते हैं 22, लेकिन 23rd वाला होता है वो डिफरेंट होता है, वो सेक्स हार्मोन होता है, सेक्स क्रोमोसोम्स होता है। सेक्स क्रोमोसोम मींस वो डिसाइड करता है कि कैंडिडेट मेल होगा या फीमेल होगा। एक्स वाई मेल का होता है, फीमेल का डबल एक्स होता है, एक्स एक्स होता है। तो यहाँ से डिटर्मिनेशन होगा, डिटरमाइन होगा कि लड़का होगा या लड़की होगा। अगर एक्स एक्स के साथ यहाँ पे एक ये अपना युग्म बनाता है तो फीमेल हो लड़की होने के चांस होते हैं, और अगर वाई एक्स के साथ अपना कॉम्बिनेशन बनाता है तो वहां से लड़का पैदा होता है। ये भी एक डेवलपमेंट यहाँ से डिटरमाइन होती है कि एक लड़का होगा कि लड़की होगी। तो जीन्स जो यहाँ से क्रोमोसोम्स के माध्यम से 1000 ऑफ जीन्स तो जेनेटिक कमांड्स के रूप में जाते हैं अपने बच्चों में। उनमें जो मेनली होता है, जो पार्ट जिससे जीन्स बने होते हैं, क्रोमोसोम्स बने होते हैं, वो डीएनए प्लस आरएनए। डीएनए में वो सारी की सारी क्वालिटीज होती है जो वो ट्रांसफर होनी है। आरएनए वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने का काम जो करता है वो आरएनए करता है। तो ये थी बेसिक सी जानकारी इसके बारे में जो इफेक्ट करेगी। अभी आगे अभी जो मेन पोर्शन रहेगा जो डेवलपमेंट को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है, कल एक पिक्चर भी हमने दिखाई थी कि क्रिटिकल पीरियड्स के दौरान स्टेजेस में कुछ स्टेजेस ऐसी होती है बहुत ही क्रिटिकल होते हैं, वहां पे उनके ऊपर ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। और वो चाहे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बात हो या इंटरनल एनवायरनमेंट की बात हो, जहां पर भी कहीं ना कहीं लैक रहता है उसकी वजह से बच्चे को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ये कपिल अपना ऑडियो बंद कर लीजिए भाई, म्यूट कर लीजिए अपने आप को। तो क्रोमोसोम्स एंड बायोलॉजिकल डिफॉर्मिटी, विकृतियां जो बायोलॉजिकल होती है क्रोमोसोम्स की वजह से, उनमें से सबसे पहला है डाउन सिंड्रोम या मैंगोलिज्म इसको बोला जाता है। इसमें बच्चे का जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है वो कम पाई जाती है, उसको ट्रेन करना पड़ता है जीने के लिए भी। वो एजुकेशन वो अच्छे से प्राप्त नहीं कर पाता है। ये किस कारण से होता है? एक्स्ट्रा इन 21st पेयर, 21st जो होता है पेयर होता है क्रोमोसोम्स का 23rd में से 21st पे जो होता है उसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ऐड हो जाता है।
जिसकी वजह से जो टोटल 46 का होता है क्रोमोसोम्स की संख्या कंसेप्शन के दौरान, वो 46 की जगह 47 हो जाती है, जिसकी वजह से उनको आने वाले टाइम में इंटेलेक्चुअल एबिलिटी उसकी कहीं ना कहीं डिसेबिलिटी में चेंज हो जाती है, उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। उसी तरह पीकेयू, फिनाइल केटोन्यूरिया, ये कहीं ना कहीं डिस्टरबेंसेस क्रिएट होती है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन को मेटाबॉलिज्म जिसका होना चाहिए, पचापीय क्रिया जो होनी चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाते हैं, जिसकी वजह से इशू क्रिएट होते हैं। थर्ड है इसमें क्रेटिनिज्म, लैक और एब्सेंस ऑफ थायराइड हार्मोन्स। जो ग्लैंड आपने पढ़ा होगा या ग्लैंड आप पढ़ोगे आने वाले टाइम में, ग्लैंड्स में थायराइड जो गले में हमारे होता है, उसकी एब्सेंस अगर रहती है बच्चे में, तो वो भी कहीं ना कहीं उसका कद भी छोटा रह जाएगा, उसकी डेवलपमेंट वहां पे इफेक्ट होगी, और साथ में उसकी जो इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल है वो कम पाई जाएगी, उसको ज्यादा दिक्कत आएगी आने वाले टाइम में। नेक्स्ट है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, ये बेसिकली फीमेल्स में, लड़कियों में ज्यादा पाया जाता है। उसका रीजन आप देख लीजिए, जो XO इसमें लिख रखा है, यानी कि लड़कियों का जो आइडेंटिफाई करने का वो XX रहता है, लेकिन इसमें एक X मिस हो जाता है। एक X मिस होने की वजह से उनको बड़ी दिक्कत आती है, उनमें भी इसी तरह की एबनॉर्मेलिटीज फिर पाई जाती है। नेक्स्ट है इसमें क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। इसमें आपने देखा होगा जो नॉर्मल रहता है बॉयज का, लड़कों का, मेल का, वो XY होता है, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा X ऐड हो जाता है, यानी कि वो देखने में लड़कों के जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन उनमें लड़कियों की क्वालिटियां ऐड हो जाती है, क्योंकि एक एक्स्ट्रा X इसमें ऐड हो गया। तो इस तरह से ये सारे की सारे जो क्रोमोजोमल एबनॉर्मेलिटी है, वो कहीं ना कहीं बायोलॉजिकल डिफॉर्मेलिटी को बढ़ावा देती है। लेकिन एक टेक्निक है, जब बच्चे का जन्म होता है, अगर उस दौरान उसके ब्लड को टेस्ट करवा लिया जाता है, उससे पता लग जाता है कि बच्चे में कौन से क्रोमोसोम्स की कमी है या कोई ज्यादा है। वो टेक्निक है कैरियोटाइपिंग टेक्निक। इसके माध्यम से पता लगाया जा सकता है कि बच्चे में किस प्रकार की दिक्कत है। आगे बात करते हैं सोशल फैक्टर्स। देखिए, जीन्स की बात की हमने, जीन्स में कई दफा ऐसा होता है कि म्यूटेशन आ जाता है। आज के टाइम में आप लोगों ने सुना होगा, कोरोना वायरस चला हुआ है, कोरोना वायरस में हम कहते हैं कि वेरिएंट चेंज हो गया है वायरस का, यानी कि म्यूटेशन उसमें आ गया, सडन चेंज हो गया, वो पहले वाला वेरिएंट नहीं रहा, अब डिफरेंट है, इस वजह से ज्यादा इफेक्ट कर रहा है। इससे पहले बार जो फर्स्ट वेव आई थी, उस दौरान भी हमने सुना था कि वेस्टर्न में ज्यादा प्रभावित कर रहा है, हमारे वाला नॉर्मली है, यानी कि वेरिएंट अलग था। अभी एकदम से सडन चेंज आया, म्यूटेशन हुआ उसमें, यानी कि जीन्स के फॉर्म में भी म्यूटेशन आ जाता है, वो चेंज हो जाता है कई दफा। वो चेंज होने के कई सारे कारण होते हैं, और उसमें जो बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की जब हम बात करते हैं, वो उनका बहुत योगदान होता है। और उनमें अगर बात करें तो रहेगा सोशल फैक्टर्स। सोशल फैक्टर्स में सबसे पहले है सोशलाइजेशन, हमें समझना होगा। सोशलाइजेशन मीन इट इज ए प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल्स एक्वायर नॉलेज एंड स्किल्स which enable them to participate as effective members of groups and society। यानी कि उसको कुछ नॉलेज और स्किल एक्वायर करनी होती है अपने सोसाइटी से, ताकि वो सोसाइटी या ग्रुप में अच्छे से पार्टिसिपेट कर सके, अच्छे से अपने आप को वहां पे सरवाइव कर सके। फॉर एग्जाम्पल एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन, हमें कहाँ पर कैसे क्या बोलना है, किस वे से बोलना है, क्या हमारा एक्सप्रेशन होने चाहिए, फेशियल एक्सप्रेशन होने चाहिए, वो चेंज होते हैं, वो डिटरमाइन करते हैं, और वो सारे के सारे हम एक्वायर करते हैं नॉलेज के रूप में, स्किल्स के रूप में। इसी तरह बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे ट्रेट है जो आहिस्ता आहिस्ता हम अपने अंदर डेवलप करते हैं बाय सोशलाइजेशन। ये बेस्ड रहता है कहीं ना कहीं डेलिब्रेट टीचिंग पे, और उससे जो बिहेवियर प्रोड्यूस होगा वो एक्सेप्टेबल होगा सोसाइटी में। अगर वो एक्सेप्टेबल नहीं है सोसाइटी में, तो उसको नकार दिया जाता है, यानी कि उसको पनिशमेंट दे दी जाती है, जो नीचे वर्ड लिखा है पनिशमेंट। अगर वो अच्छा होता है, एक्सेप्टेबल होता है, तो उसको रिवार्ड दे दिया जाता है। यानी ये कहीं ना कहीं रेनफोर्समेंट के ऊपर डिपेंड करता है। सोशलाइज किया जाता है बच्चे को, ऐसे ही मान लीजिए कोई बुरा काम उसने किया है, उसको धिकारा जाता है, उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता उस बिहेवियर को। अच्छा काम कोई किया जाता है तो उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है, और उस तरह का काम वो ज्यादा ज्यादा करता है, उस तरह का काम ज्यादा सीखने की कोशिश करता है। तो ये है बेसिक रीजन इनका।
नेक्स्ट इसमें रहते हैं सोशलाइजेशन एजेंट्स। कुछ एजेंट्स है जो सोशलाइज करने में किसी भी बच्चे को किसी बच्चे की हेल्प करते हैं। वो एजेंट्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? वो एजेंट कौन होते हैं? ए नंबर ऑफ पीपल हु रिलेट टू अस पावर टू सोशलाइज अस। यानी कि कुछ ग्रुप है, कुछ पीपल है, कुछ लोग हैं जो हमें कहीं ना कहीं सोशलाइज करने के लिए एक पावर के रूप में पोजेस होते हैं, उपस्थित होते हैं। उनमें कौन कौन हो सकते हैं? इस ग्राफ में आप देख सकते हो। पेरेंट्स हो सकते हैं, स्कूलिंग जहां से होती है स्कूल वो रहेगा, पीयर ग्रुप्स रहेगा, मीडिया रहेगा। पेरेंट्स का बहुत ही अहम रोल, बहुत ही अहम कंट्रीब्यूशन इसमें रहता है, क्योंकि अगर वाइस पेरेंटिंग नहीं होती है, अगर वार्मथ एंड सपोर्टिंग पेरेंटिंग नहीं होती है, तो उसके रिजल्ट बहुत ही नकारा मिलते हैं। आने वाले टाइम में बच्चे का भविष्य खराब होता है। अगर वो पेरेंटिंग अच्छी होती है तो सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ इनिशिएटिव और रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी कैसे लेनी है, हर तरह के ट्रेट उसमें डेवलप होते हैं उस पेरेंटिंग की वजह से। कहाँ उसको हार माननी है, नहीं माननी है, अपने लाइफ में डायरेक्शन, पर्पस कैसे लेके चलने हैं, वो सारा का सारा डिसाइड होता है अगर वो पेरेंटिंग अच्छी है। लेकिन कई बार आपने देखा होगा कि गरीब से गरीब पेरेंट्स भी अपने बच्चे का एडमिशन महंगे से महंगे स्कूल में करवाना चाहते हैं। यानी कि स्कूल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, एजेंट है, जो बच्चे की डेवलपमेंट को प्रभावित करता है। यानी कि बच्चा वहां पे टीचर से उसका इंटरेक्शन होता है, अपने पीयर ग्रुप्स में अपने एज मेट या अपने सीनियर या जूनियर से उसका इंटरेक्शन होता है। वहां से उनके बीच में कैसे रहना है, बड़े से कैसे बात करनी है, छोटे से कैसे बात करनी है, वो सारा वहां पे रह के वो सीखता है। और दूसरी बात, वहां पे कैसे एक सेल्फ कंट्रोल अपने अंदर होना चाहिए, एक अच्छे से वहां पे अपने आप को व्यवस्थित रहते हुए जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसको वहां पे कैसे निर्वाह करना है, वो भी वहां से वो सीखता है। बहुत सारी बातें वहां से निकल के आती है जो स्कूलिंग अच्छी होती है, जिसका फायदा उसको पूरी जिंदगी फिर मिलता है। उसके बाद आता है पीयर ग्रुप्स। यानी कि एक ग्रुप बन जाता है, हर एज हर स्टेज के दौरान एक ग्रुप बनता है। उस ग्रुप का इफेक्ट उस बच्चे की डेवलपमेंट पे हमेशा रहता है। यानी कि वहां से जब स्टार्टिंग में ग्रुप बनता है तो एक म्यूचुअल ट्रस्ट वहां से डेवलप होता है बच्चे का। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक सेल्फ आइडेंटिटी अपने ग्रुप के बीच में कि उसका रोल क्या है, वो अच्छे से आइडेंटिफाई करना शुरू कर देता है। तो एक बहुत ही म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ अपने ग्रुप में कैसे रहना है, कैसे बात करनी है, सारी बातें उनके बीच में रह के सीखता है। तो स्कूल के साथ पीयर ग्रुप्स का भी, और मीडिया का इफेक्ट तो आपको पता ही है। मीडिया का इफेक्ट तो आप लोग को पता ही है कि उसमें मीडिया का योगदान आज के टाइम में कितना ज्यादा है। हर जो एस्पेक्ट है आज हमारी डेवलपमेंट का वो मीडिया के द्वारा निर्धारित किया जाता है। इतना ज्यादा सोशल मीडिया हमारे द्वारा यूज किया जा रहा है कि आप मेरे से ख्याल से आप इस बात से आने वाली जनरेशन इस बात के बारे में मेरे से कहीं ज्यादा जानते कि कितना इफेक्ट वो इसकी वजह से हो पा रहे हैं। लास्ट है कल्चरल फैक्टर्स। कल्चर मीन इट इज एन आइडिया क्रिएटेड एंड शेयर्ड बाय ए ग्रुप ऑफ पीपल। यानी कि आइडिया होता है, एक विचार होता है कि जिंदगी को कैसे जीना है, उस विचार को फिर कैसे आगे कौन सी लैंग्वेज के द्वारा स्प्रेड करना है, वो शेयर किया जाता है ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा, वही एक कल्चर है। और उस कल्चर में भी दो पार्टों में इन्होंने डिवाइड किया। कल्चर का एक पार्ट होता है इनकल्चरेशन, यानी कि इंगेजमेंट ऑफ पीपल इन देयर कल्चर। इंगेजमेंट है अपने ही कल्चर के प्रति वहां के लोगों की। और दूसरा है और ऑल लर्निंग दैट टेक प्लेस विदाउट डायरेक्ट डेलिब्रेट टीचिंग। यानी कि ये जो लर्निंग है ये डायरेक्ट और डेलिब्रेट प्रैक्टिस के बिना हमारे जीवन में स्थापित होती है। इट इज बेस्ड ओनली ऑब्जर्वेशन। इट इज बेस्ड ओनली ऑब्जर्वेशन। बहुत सारे काम है जिसमें जो हम डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से सीखते हैं, हमें सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। लड़कियां कुकिंग करना अच्छे से सीख जाती है, लड़के भी बहुत सारे ऐसे काम है जो आसानी से सीख जाते हैं। एक्लचरेशन सेकंड पार्ट है इसका। इट रेफर्स टू ए कल्चरल एंड साइकोलॉजिकल चेंज रिजल्टिंग फ्रॉम कांटेक्ट विद अदर कल्चर। इट मे बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी। यानी कि दूसरे कल्चर के इफेक्ट में आने से, चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, वो अपनी इच्छा से हो या अपनी इच्छा से नहीं हो,
उसकी वजह से जो हमारे अंदर साइकोलॉजिकल और कल्चरल चेंज आते हैं उसको एक्लट्रेशन बोला जाता है, उससे भी हमारी जो डेवलपमेंट है वो इफेक्ट होती है। तो ये था आप लोगों का टॉपिक। ध्यान से सुनने के लिए थैंक यू। अगर कोई क्वेरी है तो आप वो बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। हेलो, हेलो, यस सर, समझ आया कुछ? आ गया सर। थोड़ा सा क्लियर हुआ? यस सर, कुछ समझ आ गया, थोड़ा बहुत पढ़ेंगे तो आ जाएगा। हाँ, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ बातें नहीं यस होती है सर। हर टॉपिक में, जिसके लिए हमें एक्स्ट्रा मेहनत करनी होती है। और दूसरा, हमारी मेमोरी का भी एक लिमिट है कि जैसे ही हम सुनते हैं 1 घंटे के बाद, 20 मिनट के बाद ही हम बहुत सारा मैटर भूल जाते हैं जो हमने सुना है। तो जब तक उसको रिवाइज नहीं करते हैं तो काम नहीं चलता है हमारा, वो ये याददाश्त में हमारी नहीं रहता है। और 1 घंटे के बाद तो बहुत सारा भूल जाते हैं, है ना। एबिंगहोज का नाम सुना है? हरमन एबिंगहोज, उन्होंने मेमोरी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है। यस सर, सुना है। हाँ, तो इसलिए हमें जरूरत होती है कि हम बार बार रिवीजन करते रहें। एक बार उसको अपने तरीके से अच्छे से उसको ऑर्गेनाइज कर दे कोई भी टॉपिक को, जिससे फिर हमें दिक्कत नहीं आती है ज्यादा। ठीक है। सर वो